वेलकम ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम हेलो एल्केन चैप्टर के भौतिक गुणधर्मों की चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इस चैप्टर का 4th पार्ट है। ये जो क्लासेज हैं ये एनसीईआरटी बुक पे आधारित है। कोई भी स्टूडेंट एनसीईआरटी बुक को क्लियर करना चाहता है तो इन क्लासों का फ़ायदा ले सकता है। तो आज की क्लास में अपने पॉइंट रहेंगे भौतिक गुणधर्म। मुख्य पॉइंट आज का क्लास का है भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म के अंदर हम कुछ इस तरह के पॉइंट यहाँ पर पढ़ेंगे। भौतिक गुण, भौतिक अवस्था तथा रंग, कवथनांक, घनत्व, विलेयता। तो ये भौतिक गुणधर्म के पॉइंट हैं। भौतिक अवस्था हो गया, विलेयता हो गया, कवथनांक हो गया, घनत्व हो गया। इन सभी पॉइंटों की चर्चा आज की क्लास में हम करने वाले हैं। फिर उसके बाद CX बंध, कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति, इसकी भी चर्चा इस क्लास में रहेगी। तो आज की क्लास के मुख्य रूप से ये पॉइंट हैं जिन पे आज की क्लास आधारित है। अब एक ये मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। इस क्वेश्चन की चर्चा हमने पिछली क्लास में भी की थी। और ये प्रश्न क्या है, जब अल्कोहल की अभिक्रिया Ki से करवाई जाती है तो H2SO4 का उपयोग क्यों नहीं करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हम इस क्लास के लास्ट में देंगे। अभी हम मूल अपने पॉइंट भौतिक अवस्था पे आते हैं। और भौतिक अवस्था का पहला पॉइंट आज का है भौतिक अवस्था व रंग। भौतिक गुणधर्म का पहला पॉइंट आज का भौतिक अवस्था व रंग है। अब देखो, भौतिक अवस्था, पदार्थ की जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं तो या तो पदार्थ गैसीय अवस्था में होगा, या द्रव अवस्था में होगा, या वो ठोस अवस्था में होगा। तो ये जो भौतिक अवस्थाएं हैं ये कणों पर या अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल पर निर्भर करती हैं। अगर आकर्षण बल कमज़ोर है तो वो गैसीय अवस्था में होगा। अगर आकर्षण बल थोड़ा सा ज़्यादा प्रबल है तो ये द्रव अवस्था में होंगे। और बहुत ही ज़्यादा अगर प्रबल आकर्षण बल है तो यहाँ पर ठोस अवस्था आ जाती है। अब जैसे मिथाइल क्लोराइड, मेथाइल ब्रोमाइड या एथिल क्लोराइड तथा कुछ क्लोरोफ्लोरोमीथेन कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में होते हैं। तो ये कुछ कम अणुभार वाले यौगिक हैं और ये कमरे के ताप पर कैसे होंगे, गैसीय अवस्था में होंगे। इनसे उच्च अणुभार वाले सदस्य द्रव अवस्था में या ठोस अवस्था में होते हैं, शुद्ध अवस्था में। अब अगर ज़्यादा अणुभार बढ़ेगा तो फिर द्रव या ठोस अवस्था आ जाएगी। शुद्ध अवस्था में एल्किल हैलाइड रंगहीन होते हैं, परंतु एल्किल ब्रोमाइड तथा एल्किल आयोडाइड प्रकाश की उपस्थिति में रंगीन हो जाते हैं। कुछ वाष्पशील हैलोजन युक्त यौगिक सुगंध में भी होते हैं। तो अगर हम प्रकृति की बात करें, इनके रंग की बात करें तो रंग में ये शुद्ध अवस्था में रंगहीन होंगे, लेकिन एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड जैसे यौगिक हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश के संपर्क में आने से रंगीन हो जाते हैं। ये हम यहाँ से ध्यान में रखेंगे। कवथनांक। अब कवथनांक के अंदर फिर वही चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे कवथनांक का मान बढ़ता है तो वहाँ अणुभार भी बढ़ता है। अणुभार के साथ में कवथनांक भी बढ़ेगा, क्योंकि अणुभार पे ही डिपेंड होता है कवथनांक। कवथनांक का अर्थ है अंतराण्विक बलों से। तो जो एल्किल हैलाइड के अणु हैं, एल्किल हैलाइड के अणुओं में द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है तथा इनके अंदर वान डेर वाल बल पाए जाते हैं। अतः इनके कवथनांक समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन से अधिक होते हैं, परंतु अल्कोहल व कार्बोक्सिलिक अम्ल से कम होते हैं। एल्किल हैलाइड में अणुभार बढ़ने के साथ में कवथनांक के मान भी बढ़ते हैं। हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा तो वान डेर वाल बल में वृद्धि होगी। यहाँ पर एल्किल हैलाइड के अणुओं में द्विध्रुव आकर्षण और वान डेर वाल बल पाए जाते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन, लगभग समान अणुभार के जो हाइड्रोकार्बन हैं उनसे इनके कवथनांक ज़्यादा होते हैं, लेकिन अल्कोहल व कार्बोक्सिलिक अम्ल से इनके कवथनांक कम होते हैं। और इसका रीज़न यह है कि अल्कोहल व कार्बोक्सिलिक अम्ल में प्रबल अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जो एल्किल हैलाइड के अणुओं में नहीं पाया जाता है। अणुभार बढ़ेंगे तो कवथनांक का मान भी यहाँ पर बढ़ जाएगा। अगर मान लो कोई समान एल्किल ग्रुप है
और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जैसे फ्लोरीन हो गया, और यहाँ पर क्लोरीन हो गया, या यहाँ पर ब्रोमीन हो गया, या यहाँ पर आयोडीन हो गया। समान एल्किल समूह आर सभी में क्या है, समान है। तो समान एल्किल समूह होने पर इनके कवथनांक का क्रम है वो इस प्रकार से आ जाएगा, जैसे जैसे इनके अणुभार बढ़ते हैं वैसे वैसे इनके कवथनांक के मान भी बढ़ जाते हैं। तो ये एक अच्छा पॉइंट है अपने लिए। समावेवी एल्किल हैलाइडों में शाखाएं बढ़ने पर कवथनांक के मान घटते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है कि इसमें शाखाएं बढ़ेंगी तो अणुभार के मान है वो अणुभार समावेवी में समान होंगे, लेकिन शाखाएं बढ़ने से कवथनांक के मान यहाँ पर कमी आती है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करें तो जैसे यहाँ पर ये 4 कार्बन का एक ब्रोमाइड है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन है ये। इसी प्रकार से ये यहाँ पर 2 ब्रोमो ब्यूटेन है, ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन है, ऐसे 2 ब्रोमो ब्यूटेन है, और एक है यहाँ पर तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये है। अब इनमें शाखाएं भी आ रही हैं, और इनमें जैसे ये 1 डिग्री वाला हैलाइड है, ये 2 डिग्री वाला हैलाइड है, ये 3 डिग्री वाला हैलाइड है। इन तीनों में अगर अपने को कवथनांक डिसाइड करना हो तो इनका कवथनांक इस प्रकार से डिसाइड किया जाएगा कि जिसमें कोई शाखा नहीं है 1 डिग्री वाला, इसका कवथनांक सबसे ज़्यादा होगा। फिर 2 डिग्री वाला आएगा, सबसे कम यहाँ पर 3 डिग्री वाला आएगा। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जैसे शाखाएं बढ़ती हैं वैसे वैसे अणु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाने से उनके बीच में संपर्क में आने वाला क्षेत्र है वो भी कम हो जाएगा, और वान डेर वाल बल में कमी आ जाएगी, जिससे कवथनांक के मान भी कम हो जाते हैं। तो समावेवी एल्किल हैलाइडों में इस तरह से अपने को ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे शाखाएं बढ़ेंगी वैसे वैसे कवथनांक का मान है वो कम हो जाएगा। घनत्व, घनत्व हम देखें तो इनको हम जल के साथ कंपेयर करते हैं, जल के साथ इनका घनत्व देखा जाता है। एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल आयोडाइड तथा कुछ पॉली हैलोजनीकृत यौगिक जल से भारी होते हैं। कार्बन परमाणुओं की संख्या, हैलोजन परमाणुओं की संख्या तथा हैलोजन परमाणुओं का द्रव्यमान बढ़ने से घनत्व के मान भी बढ़ते हैं। तो घनत्व के मान जो हैं वो कैसे कैसे यहाँ पर बढ़ते हैं हम देख सकते हैं। जैसे ये यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 3 कार्बन का एक क्लोराइड है, ऐसे ही 3 कार्बन का ये एक ब्रोमाइड है। एल्किल ग्रुप यहाँ पर समान आ रहा है, और यहाँ पर एक 3 कार्बन का ये आयोडाइड है। एल्किल ग्रुप सभी में समान है, तो समान एल्किल ग्रुप वाले ये हैलोजन यौगिक हैं, इनके हम घनत्व को कंपेयर कर रहे हैं। तो इनमें अगर घनत्व देखा जाए तो घनत्व का क्रम क्या आएगा, इस प्रकार से इनके घनत्व का क्रम आ जाएगा। तो ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरे एग्जाम्पल में हम बात कर सकते हैं कि यहाँ मान लो अपने पास 2 क्लोरीन वाला यानी डाइक्लोरोमेथेन है ये, तो ये डाइक्लोरोमेथेन हो गया, और फिर इसी प्रकार से ट्राइक्लोरोमेथेन हो गया, और फिर ये CCl4 हो गया। इन तीनों में अगर अपने को कवथनांक को कंपेयर करना है तो सिंपल सा है कि जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा वैसे वैसे कवथनांक भी बढ़ेगा, और यहाँ पर घनत्व भी बढ़ेगा। तो घनत्व को अगर हम देखें तो यहाँ देखो क्लोरीन आ रहा है, यहाँ ब्रोमीन आ रहा है, यहाँ आयोडीन आ रहा है। जब एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की तरफ, तो इनके परमाणु भार बढ़ते हैं और अणुभार भी यहाँ इसमें बढ़ रहे हैं। अणुभार बढ़ेंगे तो इनके घनत्व के मान भी बढ़ेंगे। इसी प्रकार इस यौगिक में देखें तो यहाँ पर देखो 2 क्लोरीन है, यहाँ 3, यहाँ 4। तो इस प्रकार से जैसे जैसे क्लोरीन की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे इनके घनत्व के मान भी बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार जैसे जैसे कार्बन परमाणुओं की संख्या या हैलोजन परमाणुओं की संख्या या फिर जैसे उनके अणुभार बढ़ते हैं वैसे घनत्व के मान भी बढ़ते हैं। विलेयता, विलेयता काफ़ी इंपॉर्टेंट है हैलोजन यौगिकों के लिए, क्योंकि एल्किल हैलाइड हैं वो आंशिक रूप से एक ध्रुवीय यौगिक माने जाते हैं।
है तो वो सहसंयोजक, लेकिन उसके CX बंध में आयनिक गुण आ जाते हैं। आयनिक गुण आ जाते हैं लेकिन फिर भी वो जल के अंदर अविलेय होते हैं। तो जल के अंदर अविलेय होने का ये कारण होता है कि जो जल के अंदर हाइड्रोजन बंध हैं, मूल रूप से पहले हाइड्रोजन बंध है जल के अणुओं में, और यहाँ पर एल्किल हैलाइडों के अंदर द्विध्रुव आकर्षण है और वान डेर वाल्स भी है। तो उन पुराने बंधों को तोड़ करके हमें नए बंध बनाने होते हैं। तो मूल रूप से जो हाइड्रोजन बंध है उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, और जो नए बंध बनते हैं उनमें इतनी ऊर्जा उत्सर्जित नहीं होती है, उतनी ऊर्जा हमें मिलती नहीं है। इसलिए एल्किल हैलाइड है वो जल के अंदर अविलेय होते हैं। अगर हमें इनको विलय करना है तो इनको हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, और यही सब बात हमारी इस पैराग्राफ में है। एल्किल हैलाइड जल के अंदर बहुत कम विलय होते हैं, लगभग अविलय होते हैं। इन्हें जल में विलय करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एल्किल हैलाइड के अणुओं में द्विध्रुव आकर्षण तथा जल के अणुओं में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध यानी अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध यहाँ पर पाए जाते हैं, जिनको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि एल्किल हैलाइड तथा जल के अणुओं के मध्य बनने वाले अंतराणुक बंधों में कम ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी जो नए बंध बनते हैं उसके अंदर कम ऊर्जा निकलेगी, और जो पुराने मूल बंध हैं उनको तोड़ने के लिए यहाँ पर ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे ही जो पुराने बंध हैं उनको तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, और जो नए बंध बन रहे हैं उससे कम ऊर्जा निकल रही है, तो हम कह सकते हैं कि एल्किल हैलाइड है वो जल के अंदर अविलय होते हैं या बहुत कम विलय होते हैं। अगर हम इनको विलय करना चाहते हैं तो इनको हम ऊर्जा देकर ही विलय कर सकते हैं। एल्किल हैलाइड कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। अब जो जल में विलय नहीं है आसानी से, वो कार्बनिक विलायक जो अध्रुवीय विलायक हैं उनके अंदर ये आसानी से विलय हो जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से आप अच्छी तरह से इसको तैयार कर लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। नेक्स्ट अपना पॉइंट है CX बंध की प्रकृति, कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति। कार्बन हैलोजन बंध में अगर हम देखें तो ये कार्बन है, ये हैलोजन है। यहाँ पर हैलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज़्यादा होती है, तो इस पे आंशिक ऋणावेश, इस पे आंशिक धनावेश आ जाता है। तो इनके ऊपर आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश ऐसे आ जाएगा। तो इस बंध के अंदर एक ध्रुवीय प्रकृति आ जाएगी, ध्रुवीय नेचर का ये बंध हो जाएगा। CX बंध में कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता हैलोजन परमाणु से कम होती है, अतः हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण CX बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म हैलोजन परमाणु की ओर विस्थापित हो जाते हैं, जिससे हैलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश तथा कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाता है। इस प्रकार CX बंध में ध्रुवीय प्रकृति पाई जाती है। तो इस तरह से ये जो बंध है उसमें एक पोलर नेचर आ जाती है, ध्रुवीय प्रकृति यहाँ पर देखी जाती है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन है अपने सामने, ये एक तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं या इसमें कैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्रम वाला क्वेश्चन बन सकता है। तो इनको अपने को बहुत ही ध्यान में रखने की जरूरत है। बंध सामर्थ्य का क्रम, बंध सामर्थ्य कह दो या बंध ऊर्जा कह दो, इनका क्रम क्या होगा। जैसे यहाँ पर मैथाइल ग्रुप है, मैथिल ग्रुप है सभी में। अब मैथिल ग्रुप आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जैसे जैसे एक ही ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जब हम एक ही ग्रुप में टॉप टू बॉटम की ओर आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है। परमाणु का आकार बढ़ेगा तो बंध लंबाई भी बढ़ेगी। तो यहाँ बंध लंबाई जब बढ़ेगी तो बंध को तोड़ना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बंध को तोड़ना आसान हो जाएगा, यानी उसकी बंध सामर्थ्य जो है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ बंध सामर्थ्य का मान क्या हो जा रहा है, अपना कम हो रहा है। बंध सामर्थ्य का मान यहाँ पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा बंध सामर्थ्य वाला यहाँ पर है मैथिल फ्लोराइड, सबसे कम वाला है मैथिल आयोडाइड। इसी तरीके से देखो बंध लंबाई का क्रम, बंध लंबाई को भी हम यहाँ से याद रख सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ेगा,
परमाणु का आकार बढ़ेगा तो बंध लंबाई भी बढ़ जाएगी। तो ऐसे देखो फ्लोरीन वाला आ गया, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ये बंध लंबाई का क्रम हो गया। द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम, द्विध्रुव आघूर्ण के क्रम में मैथिल क्लोराइड का द्विध्रुव आघूर्ण ज़्यादा है, मैथिल फ्लोराइड वाले का कम है, फिर मैथिल ब्रोमाइड और लास्ट में मैथिल आयोडाइड। तो यहाँ द्विध्रुव आघूर्ण में थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्लोरीन वाले का द्विध्रुव आघूर्ण ज़्यादा होगा और फ्लोरीन वाले का इससे कम होगा। हालांकि जो ये तीन यहाँ पर क्रम लिखे हुए हैं इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये। तो आज की क्लास में हमने मुख्य रूप से भौतिक गुणधर्मों को पढ़ा और ये CX बंध की प्रकृति को पढ़ा। अब हम लास्ट में आते हैं, जो अपना लास्ट का एक क्वेश्चन था जो शुरू में हमने इस वीडियो में बताया था कि इस क्वेश्चन को अपने लास्ट में समझेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, देखो, जब अल्कोहल की अभिक्रिया Ki से करवाई जाती है तो H2SO4 का उपयोग क्यों नहीं करते। अब इस क्वेश्चन को अगर हम समझें तो हम क्वेश्चन को इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर है अल्कोहल की अभिक्रिया, एक बार के लिए हम Ki से नहीं देख करके NaBr से देखते हैं। NaBr के साथ में अभिक्रिया करवा रहे हैं, NaBr के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो H2SO4 का उपयोग कर रहे हैं, और H2SO4 का अगर उपयोग करेंगे तो इन दोनों से यहाँ से Br और यहाँ से H निकलता है, HBr बनता है, HBr बन जाता है इन दोनों के क्रिया से। और फिर वो HBr है वो अल्कोहल से क्रिया करेगा, अल्कोहल से HBr क्रिया करेगा, तो इन दोनों से पहले HBr बना और HBr है वो इससे क्रिया करेगा। तो अब यहाँ से देखो ये जल का अणु बाहर निकल रहा है और जल का अणु निकल करके एल्किल ब्रोमाइड बन रहा है। तो यहाँ मुख्य अपना कॉन्सेप्ट क्या रह गया, मुख्य कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे ये जो दो यौगिक हैं इनकी क्रिया से HX का निर्माण होना चाहिए और फिर HX है वो अल्कोहल से क्रिया करना चाहिए। लेकिन अपना जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम देखें तो उसमें अल्कोहल की अभिक्रिया Ki के साथ में लिखी हुई है। तो Ki के साथ में अगर हम H2SO4 का उपयोग करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, समझिए Ki की अभिक्रिया हम करवा रहे हैं H2SO4 के साथ। तो यहाँ पर Ki जो है वो इस H2SO4 के साथ क्रिया करके एक तो Hi बनाएगा, HX बना लिया, और दूसरा ये पोटेशियम है ये इसके साथ आ जाएगा, तो ये यहाँ पर KHSO4 आ जाएगा। यहाँ तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है, Hi बन गया, अच्छी बात है। अब Hi की क्रिया अपने को करानी है अल्कोहल के साथ में, लेकिन Hi के साथ में H2SO4 भी है यहाँ पर, और H2SO4 एक प्रबल ऑक्सीकारक का कार्य करता है। तो ये क्या काम करेगा वो देखें, यहाँ पर ये जो Hi है इस Hi का ये ऑक्सीकरण कर देता है, H2SO4 है ये क्या काम करेगा, Hi का ऑक्सीकरण कर देगा। Hi का ऑक्सीकरण कैसे करेगा, देखो ये I2 में इसका ऑक्सीकरण कर देगा, ये I2 बना देगा, साथ में यहाँ पर क्या बन जाएगा, दो अणु जल के बन जाएंगे, और साथ में क्या बन जाएगा, साथ में यहाँ पर SO2 बन जाएगा। ये SO2 जो है वो यहाँ पर साथ में बनने वाला है। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि जब Ki की अभिक्रिया H2SO4 से होती है तो Hi बन जाता है, लेकिन Hi जो है वो H2SO4 द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है। H2SO4 है उसको Hi को ऑक्सीकृत कर देगा I2 में। अब अभिक्रिया के अंदर Hi बचा ही नहीं, Hi नहीं बचा तो Hi है वो अल्कोहल से अभिक्रिया नहीं कर पाएगा और एल्किल हैलाइड का निर्माण नहीं होगा। जब अल्कोहल की अभिक्रिया Ki से करवाई जाती है तो H2SO4 का उपयोग नहीं करते, क्योंकि यह एक ऑक्सीकारक प्रकृति का होता है। यह अभिक्रिया में बने Hi का ऑक्सीकरण कर देता है, अतः अल्कोहल से अभिक्रिया करने के लिए Hi शेष नहीं रह पाता तथा एल्किल आयोडाइड का निर्माण नहीं होता है। तो हम क्या करें फिर, अगर हमें एल्किल आयोडाइड बनाना ही है तो हम क्या करें, तो हम इस प्रोसेस में H2SO4 की जगह H3PO4 का उपयोग करते हैं। अल्कोहल की अभिक्रिया Ki से करवाने में H3PO4 का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह अभिक्रिया में बने Hi का ऑक्सीकरण नहीं कर पाता है, जिससे एल्किल आयोडाइड का निर्माण आसानी से हो जाता है।
तो हम यहाँ पर जब एल्कोहल की अभिक्रिया करवाते हैं KI के साथ में, तो यहाँ हम H3PO4 का उपयोग करेंगे। H3PO4 है वो अभिक्रिया में बने हुए HI का ऑक्सीकरण नहीं करेगा। ऑक्सीकरण नहीं करेगा तो यहाँ पर जो HI है वो अल्कोहल से अभिक्रिया करेगा और अल्कोहल से अभिक्रिया करके एल्किल आयोडाइड का निर्माण कर लेगा। साथ में यहाँ पर KH2PO4 बन जाएगा, साथ में H2O बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया हो जाएगी और अपने को एल्किल आयोडाइड प्राप्त हो जाएंगे। तो इस क्लास में हमने मुख्य रूप से भौतिक गुणों की चर्चा की है, साथ में कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति के बारे में भी पढ़ा है और अंत में हमने इसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी समझा है। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।